नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। चुनाव की तारीखों का लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खबरें हैं कि चुनाव आयोग सारी तैयारियों का जायजा ले रहा है। एक हफ्ते के अंदर तारीखों के ऐलान की अटकलें लग रही हैं और लोकतंत्र के इस सबसे बड़ी हलचल पर हमारी नजरें भी टिकी है। यही वजह है कि तमाम मसलों पर सियासत भी जोर शोर से चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। अमित शाह एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा आतंकियों की मौत का दावा कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता सबूत मांग रहे हैं और इन सबके बीच एक बड़ा तबका ये सवाल भी उठा रहा है कि आखिर सेना के शौर्य पर सवाल क्यों। इन सबके बीच अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर सियासत का दौर ट्विटर पर जारी है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो स्मृति ईरानी पलटवार कर रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर ही आज करेंगे हम बात लोकतंत्र जिंदाबाद में। तो आज की बड़ी खबरें जिनको हम आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन के अंदर। अमित शाह का बयान कि सर्जिकल स्ट्राइक में 250 से ज्यादा जैश के आतंकी मारे गए, ये खबर हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस ने पूछा कि आतंकियों के मारे जाने का आंकड़ा कहां से आया है, ये भी आपको दिखाएंगे। सिद्धू ने भी पूछा है कि 300 आतंकी मारे गए, हाँ या ना। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर की मौत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ईसी की टीम घाटी में हालातों का जायजा लेने पहुंची हुई है। तो और क्या हम आपको दिखाएंगे और क्या नहीं दिखाएंगे, इसको सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव जारी है और इसी तनाव के बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एयर चीफ ने। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूज के पास 2016 की पाकिस्तान सीनेट की मीटिंग की एक रिपोर्ट भी हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में तब दोनों मुल्कों के बीच तनाव और कश्मीर जैसे मुद्दों की चर्चा है। क्षेत्रीय तनाव को लेकर इस रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है और गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है। इस बारे में ज्यादा बात करेंगे हमारे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिर हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। दीपक, और सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि हाथ पैर फूलना पाकिस्तान के 2016 से शुरू हो गए थे। हाथ पांव फूलना शुरू हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं। क्यों आतिर? बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है दीपक, जो सेनेट की रिपोर्ट है, जिसमें कि हर सूबे से लगभग 14 मेंबर्स होते हैं और 8 जो हैं उनके ट्राइबल एरिया से आते हैं। उनकी ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान पर जो प्रेशर है इस समय वो 1971 के बाद अब पहली बार उनको ये महसूस हो रहा है कि इस तरह का जबरदस्त प्रेशर उनको महसूस कर रहे हैं। और साथ ही में इस रिपोर्ट में और भी कई चीजें कही गई हैं, जिसमें कि उन्होंने बात की है कि भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी तैयार करने के लिए, जिसमें कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि एक समिति गठित करेंगे जिसमें कि वहां के वरिष्ठ पत्रकार होंगे पाकिस्तान के, उसमें फॉरेन अफेयर्स के भी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के भी अधिकारी उसमें रहेंगे। तो इस तरह का एक पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार करने की योजना है उस रिपोर्ट में जो सेनेट की है। साथ ही में इस बात का भी उसमें ब्यौरा दिया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रकार हैं उनको किस तरह से पाकिस्तान अपनी तरफ रुझाए, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करे ताकि वो भारत के खिलाफ उनके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर सकें। आपको क्या लगता है 2016 के जो हालात थे वो किस तरीके थे आखिर, और 2019 में हालात में किस तरीके के परिवर्तन हो गए हैं? 2016 और 2019 के हालातों को कंपेयर करें तो क्या अंतर पाते हैं आप? तनाव बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया है और प्रेशर भी बढ़ गया है दीपक, क्योंकि अब आज की अगर आप स्थिति देखें तो पूरा विश्व भारत के साथ है, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के सारे ओआईसी के भी जितने जो देश है सभी ने इस बात का भारत का समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ सब खड़े हैं। तो घेराबंदी पूरी हो चुकी है पाकिस्तान की। कूटनीति की बात करें, कूटनीति इस आज जो कूटनीति में उसको शिकस्त मिली है, यही वजह रही कि उसको अभिनंदन को उनको सौंपना पड़ा। ये कोई एहसान नहीं था, ये भारत की कूटनीति थी और प्रेशर था जिसके चलते ऐसा संभव हुआ। न तो प्रोपेगेंडा में दीपक लगे हुए थे, अगर उतना ही टाइम इन्होंने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में पाकिस्तान में लगाया होता तो वहां पर भी इतनी आतंकवादी घटना नहीं होती। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कल भाषण में कहा था कि भारत का डर लगना बहुत जरूरी है, वो होता हुआ नजर आ रहा है। भारत का डर लगना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान को डर थोड़े वक्त के लिए लगता है।
वो अपनी हरकतें कभी भी बंद नहीं करता है। इसीलिए अगर पाकिस्तान को दो मुंहा साफ कहा जाए, एक तरफ वो दुनिया के हिसाब से चलना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वो आतंक के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो हाँ, चलिए, बड़ी साफ बात है कि हम चाहें न चाहें, लेकिन पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देना आज के हालात में बंद करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए आप दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को पाकिस्तान में देखते हैं और पाकिस्तान से ही न केवल आतंकवाद को वो बढ़ावा देते हैं बल्कि अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को चलाते हैं। और इन तमाम तीनों आतंकवादियों के जो सरकारें हैं, पंजाब की सरकार तो जमातुल दावा को जो है ऑन पेपर्स डोनेशन देती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोपेगेंडा है और आतंकवाद को बढ़ावा देना है, दोनों पाकिस्तान कभी बंद नहीं कर सकता। तो प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान वुड गो हैंड इन हैंड, दीपक। लेकिन सवाल ये भी आता है कि पाकिस्तान क्या एक है? अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच कह लीजिए या भारत को ही कह लीजिए, इतने पाकिस्तान से कैसे डील करें? एक आर्मी है, एक ISI है, एक सिविलियन गवर्नमेंट है और वहां पर जो जमीन पर सिविलियंस है वो अलग है, और एक पूरी डीप स्टेट है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। मैं एक बार एक प्रोग्राम कर रहा था, 2001 की बात है, और तब संसद के ऊपर हमला हो चुका था और भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा था। मैं ARY चैनल के लिए प्रोग्राम कर रहा था एक पाकिस्तानी साथी के साथ, और वहां पर उन्होंने मुझे एक सेइंग बोली थी। और आंचल, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको पाकिस्तान को समझना है तो 3 चीजों को समझ लीजिए। वहां पर 3 चीजों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अल्लाह का नाम मैं रिलीजियस पर्पज से नहीं ले रहा हूं। जो जिहाद है उसको वो इस्लाम के शेल्टर में रखना पसंद करते हैं। जिहाद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम हमको कहता है कि जिहाद करी जाए और काफिरों को नष्ट किया जाए। इस तरह की कई सारी तकरीरें मौलाना मसूद अजहर भी करता है। मैं मौलाना क्यों कह रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उसको मसूद अजहर कहा जाए क्योंकि वो दुर्दांत आतंकवादी है। यही बात हाफिज सईद भी करता है और दाऊद इब्राहिम भी इसी तरह की बातें करता है। जब उसने मुंबई पर आतंकवादी हमला किया था और मुंबई में वो जो बम ब्लास्ट कराए थे, उसके बाद भी उसने यही कहा था कि हम मुसलमान भाइयों के खून का बदला ले रहे हैं। हालांकि भारत में कभी हिंदू मुसलमान के बीच इस तरह का डिवाइड नहीं देखने को मिला है जिस तरह का डिवाइड पूरी तरह से पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश करता है। और आज का सबसे लेटेस्ट विषय ये हो गया है आंचल, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो ये है कि एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए थे। इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। ये बताइए आंचल, इसको लेकर राजनीति क्यों शुरू हुई है और क्या चुनाव, लोकतंत्र जिंदाबाद है, लोकतंत्र जिंदाबाद था, लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा, लेकिन क्या लोकतंत्र में बिना आरोप और प्रत्यारोप के चुनाव नहीं हो सकते? देखिए, आज अमित शाह का बयान आया है सबके सामने कि 250 आतंकवादी मारे गए। ये आंकड़ा उन्होंने तब दिया जब SS आलूवालिया जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि हमारा काम सिर्फ मैसेज भेजना था, कितनी कैजुअल्टी हुई पता नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दीपक आ रही है, उसका हम लोग रुख कर लेते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज है BS धनोआ जो कि एयर चीफ है, उन्होंने कुछ देर पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि कितनी कैजुअल्टी हुई ये एयरफोर्स का काम नहीं है टू काउंट द कैजुअल्टी और काउंट द हेड्स, लेकिन हम टारगेट पर थे। ये पूरा का पूरा जो मिशन दिया गया हमने वो टारगेट को अचीव किया है। आंकड़ों का काम उनका नहीं है। यानी कि क्लियरली मुझे लगता है अब जितने भी विपक्ष के नेता हो, जितना भी ये ट्विटर वॉर चल रही हो, इसके ऊपर विराम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुन लेते हैं पहले धनोआ साहब ने क्या कहा। चलिए आइए सुनते हैं। Of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. When we are, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. तो सही बात कह रहे हैं BS धनोआ। आखिरकार आंकड़ों पर आंकड़े जारी करना या आंकड़ों पर अटकलें लगाना ये किसी भी वायुसेना का काम नहीं हो सकता। आंचल, पहला 250 का आंकड़ा कहां से आया, दूसरा 300 का आंकड़ा कहां से आया और तीसरा 350 का आंकड़ा कहां से आया? देखिए, 300 350 के आंकड़े शुरू से ही आ रहे थे कि करीब, और उसका कारण ये बताया गया कि देखिए ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जहां पर यह कहा गया कि उस बिल्डिंग के अंदर कभी भी 300 से 350 लोग रहते थे, जिसमें सीनियर कमांडर्स होते थे जैश के, जिसमें जूनियर लेवल के ट्रेनीज होते थे और
पूरा अमली जामा रहता था। तो ये एक्सपेक्टेड आंकड़ा था, ये फिगर राउंड कर रही थी। उसके बाद अमित शाह का ये बयान आता है कि 250 आतंकवादी माना जा रहा है उसमें मारे गए। आज एयरफोर्स के चीफ का कहना यह है कि देखिए, हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग मारे गए, ह्यूमन कैजुअलिटी को काउंट करना हमारा काम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा हमने टारगेट अचीव किया। इसमें दिलचस्प बात दीपक ये आ जाती है कि देखिए, ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है, रॉ बताएगा कि कितने आतंकवादी मारे गए या नहीं मारे गए, और इस बाबत मुझे लगता है पीएमओ और एनएसए को पूरी जानकारी होगी, लेकिन ये आंकड़े देने का काम एयर चीफ का नहीं है। आज उन्होंने ये स्पेसिफाई किया, लेकिन कम से कम इसको लेकर जो सियासत हो रही है, आंकड़े मांगने का काम हो रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके दीपक कहा, और ये बहुत शॉकिंग है, उन्होंने कहा कि पेड़ गिराए या फिर आतंकवादी मारे 300 या 350, जिस पर भी बहुत दिलचस्प है कि एयर चीफ ने यह बात कही है कि अगर सिर्फ पेड़ ही गिराए होते तो पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ गई थी रिटेलिएट करने की। तो आते हमें ये भी बताएं आप कि आखिरकार ये जो ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है वही बता सकती हैं, और पाकिस्तान माहिर है इसमें, ये भी खबरें आ रही हैं कि उसने पूरा जो एरिया था उसको क्लीन अप किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो भारत ने अपने शहीदों को गिना, क्योंकि जो हमला किया गया था वो पुलवामा में किया गया, वो हमारे जमीन पर हुआ था, लेकिन ये हमला जो हुआ है एक स्पेसिफाइड जो एक इंटेलिजेंस गैदर की गई और उसमें पूरा समय लिया गया ताकि सही निशाने पर हमला हो और इसमें कोई भी जो है कोई कमी ना रह जाए। और आज हमने एयर चीफ मार्शल से भी सुना कि बिल्कुल जो टारगेट्स थे वो सेट थे और उन टारगेट्स पर ही हमला किया गया है। तो इससे साफ है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जहां तक कि कितना नुकसान, कितने लोग मारे गए, ये पता करना, इस पे एक फॉलोअप होता है जिसपे ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है, उनका काम। अगर अभी चाहे तो पाकिस्तान हमें बता सकता है, लेकिन वो हमें नहीं बताएगा क्योंकि ये उसके हित में नहीं है, लिहाजा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आंकड़े भारत के सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान चाहे कितना चाहे वो छिपा ले, वो उस बात को नहीं छिपा सकता कि उसका कितना भारी नुकसान हुआ है। और आंचल, बालाकोट को जो स्ट्रैटेजिक टारगेट बनाया गया था वो टारगेट ऐसे ही नहीं बनाया गया था। हवा में बालाकोट को टारगेट नहीं बना लिया गया था। हवा में खैबर पख्तूनख्वा के इस खूबसूरत शहर की पहाड़ी को टारगेट नहीं बनाया गया था। इसके पीछे पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, इसके पीछे पूरी टेक्निकल इंटेलिजेंस थी, इसके पीछे पूरी सर्विलेंस थी। ऐसा बताया जाता है कि इस पहाड़ी के ऊपर ये आतंकी कैंप था, और इस आतंकी कैंप में एक वक्त पे, जैसा आपने भी कहा, 250 से लेकर 350 आतंकी ट्रेनिंग लेते रहते थे। यहाँ पर अंदर स्विमिंग पूल था ताकि उनको डाइविंग की शिक्षा दी जा सके, उनको ये समझाया जा सके कि पानी के अंदर रहकर किस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना है। उनके लिए कमांडो ट्रेनिंग की जितनी भी पूरी व्यवस्थाएं होती है वो पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। उनके लिए जिम था ताकि आप खुद टफ हो सके। और यही कारण है कि 14 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक जितने आतंकी पकड़े गए हैं उनमें से 3 आतंकी ऐसे थे जो बालाकोट के कैंप से निकले हुए थे। और इससे पहले भी भारत सरकार ने जिन आतंकियों को पकड़ा था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने और देश के बाकी इलाकों की पुलिस ने जिन आतंकियों को पकड़ा था, उनके माध्यम से इस बात की पुख्ता सूचना मिली थी कि बालाकोट के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। और ये ट्रेनिंग कैंप खुद हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देता था, टारगेट को खत्म करने की ट्रेनिंग भी देता था, बंधक बनाने की ट्रेनिंग भी देता था, और खुदकुश आतंकवादी की उसको मौत का कोई डर न रह जाए, उसको इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता था जिहाद के नाम पे कि उसके पास मौत का कोई डर नहीं रहता था। और 14 तारीख को पुलवामा में जो हमला हुआ, ये ठीक उसी तरह का आतंकवादी हमला था, ये ठीक उसी तरह का खुदकुश हमला था जिस तरह का अफगानिस्तान में होता है, जिस तरह का सीरिया में होता है, जिस तरह का इराक आतंकवाद के कार बम का इस्तेमाल वहां पर हुआ था। एक नए तरह के आतंकवाद की प्रैक्टिस का इस्तेमाल हुआ था। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ ये तमाम आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए काम कर रहे थे। और बालाकोट को इसीलिए टारगेट बनाया गया था क्योंकि उनको मालूम था कि कई सारे आतंकवादी, ज्यादा आतंकवादी 250 से लेकर 350 के बीच वहां पर मौजूद रहते हैं। और BS धनोआ साहब का जो कहने का मतलब था वो ये था कि उन्होंने टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। और वाकई उन्होंने सही बोला कि लाशें गिनने का काम उनका नहीं है। इसके बारे में अगर कोई भी किसी भी तरह का आंकड़ा देना है तो सरकार देगी अपने इंटेलिजेंस के आधार पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर और बाकी टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज की बहस में निकल कर आता है कि मसूद अजहर अभी कहां है, क्या वो मारा गया है,
क्या उसके मारे जाने के सबूत मिल चुके हैं, क्या वो बहुत बीमार है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और साथ ही साथ बात करेंगे अमित शाह ने क्यों बताया 250 आतंकवादियों का आंकड़ा। तो हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, और लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की मौत पर सस्पेंस बरकरार है, या ये कहे कि उनकी मौत को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने मसूद के मारे जाने की खबरों को खारिज किया है। जियो टीवी ने मसूद के परिवार के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा है कि वह जिंदा है। रविवार को मसूद के मारे जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कहा जा रहा है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में वो जख्मी हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई। दूसरी थ्योरी ये सामने आ रही है, जो दूसरा वर्जन है, कि किडनी की बीमारी की वजह से उसका अस्पताल में मौत हो गई है, रीनल फेलियर हो गया है। और दीपक, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि कुरैशी ने खुद माना था कि वो बहुत बीमार है और घर पर है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये साफ कर दें, जिन लोगों को ये लगता है कि बालाकोट के उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर वो वहां पर मौजूद था, दरअसल जब पुलवामा का हमला हुआ था और जैश ए मोहम्मद ने उसकी जिम्मेदारी दी थी, तब मसूद अजहर को उठाकर एक अस्पताल के अंदर भर्ती कर दिया गया था। और ये पूरी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी ISI ने मिलकर की थी। उनको बहावलपुर के एक अस्पताल के अंदर भर्ती किया गया था, ये खबर आई थी। और तब से जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, जो कि 1999 कंधार हाईजैकिंग के वक्त भारतीय विमान यात्रियों के बदले में छुड़ा गए थे, उनके बारे में यही खबर आ रही थी कि वो अस्पताल में भर्ती थे। दरअसल ये खबर आई कहां से? ये खबर यहां से आई जब शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि मसूद अजहर बहुत बीमार है और इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती है। और ये बात हमको ध्यान रखनी होगी कि किडनी फेलुअर के मसूद अजहर अकेले पेशेंट नहीं है। इससे पहले दाऊद इब्राहिम, उसके बारे में भी कहा जाता है उसकी दोनों किडनियां खराब थी। इसके अलावा हाफिज सईद, उनके बारे में भी कहा जाता है उनकी दोनों किडनियां खराब थी। ओसामा बिन लादेन, उनके बारे में भी कहा जाता था कि उनको दोनों किडनियां खराब थी। और मसूद अजहर, ये चौथे ऐसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों में से एक है जिनकी किडनी फंक्शनिंग ठीक से काम नहीं कर रही है, रीनल फेलुअर हो चुका है। तो वो अस्पताल के अंदर है। और शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में यहां तक कहा था आंचल कि वो अस्पताल में है, बहुत बीमार है और किसी भी तरह का कोई काम वो करने की हालत में नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो खबर उड़ी है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर उड़ी है। और ये खबर कि मसूद अजहर मारा गया है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। मसूद अजहर अभी भी जैश का उसी तरह से संचालन कर रहा है जैसा वो पहले किया करता था। हाँ, उसके कुछ परिवार से जुड़े लोग जरूर हताहत हुए हैं इस स्ट्राइक के अंदर। यानी पाकिस्तान एंड प्रोपेगेंडा गो हैंड इन हैंड, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था। उसके बिना पाकिस्तान चल नहीं सकता। मैंने आपको बताया पाकिस्तान कैसे चलता है, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका और प्रोपेगेंडा की वजह से। एक छोटी सी तो लोकतंत्र जिंदाबाद में अब खबर एयर स्ट्राइक पर सियासत की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसकर हुई एयर स्ट्राइक पर विपक्ष के सबूत मांगने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बयान दिया है कि भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के 13वें दिन एयर स्ट्राइक की और 250 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। लेकिन मैं साफ कर दूं कि ये आतंकी स्ट्राइक POK से आगे निकलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी। अच्छा, बिल्कुल। अहमदाबाद कार्यक्रम में दिए गए इस बयान के बाद सियासी भूचाल भी शुरू हो गया है। कांग्रेस से लेकर दूसरे विपक्षी दल अब आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। एक के बाद एक ट्विटर पे वॉर चल रहा है इस वक्त, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, सबने ही सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। दीपक, और अब खुलकर विपक्षी पार्टियां एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रही है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा था। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये मुद्दा 2014 में मोदी जी बोलते थे, मगर इसकी व्याख्या नहीं हुई थी। जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई उरी के बाद, सबको मालूम पड़ा कि जीरो टॉलरेंस कैसे किसको कहते हैं। घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर हमारी थल सेना के जवान वापिस आ गए। और दूसरी बार जब पुलवामा में हुआ, मेरे समेत सब मानते थे कि अब सर्जिकल स्ट्राइक तो संभव नहीं है। क्या होगा, वहां काफी अलर्ट होगा, जवान कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। मित्रों,
मोदी जी चुपचाप अपने कार्यक्रम करते रहे। फैसला लिया, मुहिम प्लानिंग किया और हमारे एयरफोर्स के बहादुर जवानों ने एयर स्ट्राइक कर सैकड़ों आतंकवादियों का कुच्चा बुलाकर सब सलामत तरीके से आज वापिस भारत में आ गए। तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा है कि पीएम को इंटरनेशनल मीडिया द्वारा किसी भी तरह के नुकसान नहीं होने की खबरों पर बोलना चाहिए। क्या इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ये सवाल पूछा है। जब इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है तो आप उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन क्या वो आपसे सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं? तो ये ट्वीट करके कपिल सिब्बल ने कहा है। हम सुन लेते हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन को दी है। सुनते हैं क्या कहना है सिब्बल का। सिब्बल साहब मौजूद है। सर, लगातार बीजेपी इस बात को एक एजेंडा बना रही है, रैलीज कर रही है कि कांग्रेस जो है वो इस पर पॉलिटिक्स कर रही है, सबूत मांग रही है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जब प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि मेरी वजह से अभिनंदन जी वापस आए, और जब वो अमित शाह आंकड़े बताते हैं या सुषमा स्वराज या उनके कई मंत्री, अन्य मंत्री आंकड़े बताते हैं कि भाई इतने लोग, इतने आतंकी मारे गए, तो वो राजनीति नहीं है। असली राजनीति तो वो है। और क्या ये इनको कैसे मालूम कि इतने लोग मारे गए? क्या इन्होंने गिने थे? क्या सेना ने इनको बताया? अभी एक सेना के वरिष्ठ सेनानी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा तो काम है कि जो टारगेट है, हाँ, उसके ऊपर प्रहार करना, ठीक है, उसको खत्म करना। हमारा ये काम नहीं है कि कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। हाँ, तो अमित शाह जी को कैसे मालूम है कि 250 लोग मर गए? क्या अमित शाह जी बैठे थे अभिनंदन के साथ, कॉकपिट में बैठे थे और नीचे से उन्होंने गिनती की थी? तो ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं। और जब हम सवाल उठाते हैं, आंकड़े की बात तो हमने कभी नहीं की कि कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे। ये तो बात इन्होंने की। और क्यों की? क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे 40 लोग सीआरपीएफ जवान शहीद हुए तो उसको बदला लेने के लिए हमने 250 लोग मार दिए। ठीक है ना? तो अगर मारे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि देश को भी सुकून मिलना चाहिए, वो उन परिवारों को भी सुकून मिलना चाहिए। मेरा जो मेरा खून है वो भी गति से बहेगा अगर मुझे पता चलेगा कि 250 लोग मारे गए। और अगर अमित शाह जी ये कहते हैं, वो तो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तो सरकार में है नहीं। उधर एसएस आलूवालिया साहब जो मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये तो मकसद ही नहीं था किसी को मारने का। मकसद तो केवल था एक संकेत देने का कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो हम सरहद को पार भी करेंगे और आपको सबक भी सिखाएंगे। मारने का तो मकसद ही नहीं था। तो मंत्री कहता है मारने का मकसद नहीं था। अमित शाह जी कहते हैं कि 250 लोग मारे गए, कुछ और लोग मंत्री कहते हैं कि 300 लोग मारे गए। तो अगर मारे गए तो अच्छा है ना भैया, हम भी तो चाहते हैं। एयर स्ट्राइक को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। आइए सुनते हैं कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का इस मसले पर क्या कहना है। देखो, चोट जो है वो आतंकवादियों को और पाकिस्तान को लगी है, चीख कांग्रेस की निकल रही है। तो ये कांग्रेस की ये बहुत पुरानी आदत है। एक तरफ पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो सबूत मांग रही है। तो ये कांग्रेस और आतंकवादियों के जो संरक्षक पाकिस्तान है, तो कांग्रेस और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी है वो अजीब बात है। उस जुगलबंदी के पीछे की मकसद मंशा क्या है वो तो कांग्रेस बता पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के अगर ये व्यवहार करते रहेंगे तो इनकी भी उसी तरह से पिटाई होगी जैसे कि देश में जो लोग भी देश में गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं उनकी होती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि 250 लोग मारे गए। तो श्री अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि जब भारत सरकार अधिकृत तौर पर यह कह रही है कि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए, तो ये जो 250 का आंकड़ा है, ये 250 का आंकड़ा कहां से आता है? उससे पहले श्री सुरेंद्र सिंह आलूवालिया जो संघ के मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि हमने बालाकोट पे हमला इसलिए किया था क्योंकि हम पाकिस्तान को धमकाना चाहते थे, आतंकवादियों को मारना नहीं चाहते थे।
तो वाकई हकीकत क्या है? क्या ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव में? जो बयान आ रहे हैं उसको देखकर यही लगता है। पहले सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद के पास, जो हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अरविंद, अमित शाह जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही थी? क्या बात हो रही थी? क्या उन्होंने सुओ मोटो ये स्टेटमेंट दिया 250 लोगों को, और इसका बेसिस क्या था? क्या इसके बारे में कोई जानकारी ऑफ रिकॉर्ड या फिर ऑन रिकॉर्ड अमित शाह ने दी है? गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी गुजरात के चुनावी दौरे पर है और बीती रात अहमदाबाद में उन्होंने ये बयान दिया है। तब उन्होंने कहा है कि 250 आतंकी मार गिराए हैं भारतीय सेना ने, और इसका जश्न मनाना भी अहमदाबाद में कहीं। अरविंद, आपका माइक शुरू नहीं है, उसको ठीक करिए। पातिर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना राजनीति हुए लोकतंत्र जिंदाबाद नहीं हो पाएगा? देखिए, ये बिल्कुल लगभग नामुमकिन है। उसकी वजह है चुनाव भी आ रहे हैं, और अगर आप देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है जब से मोदी सरकार आई है वो बहुत अनकंफर्टेबल है। और हमने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले जो सेनेट की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर जो प्रेशर है वो 1971 के बाद पहली बार इस तरह का प्रेशर महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को लगाने से नाकाम रहा है, न सिर्फ नाकाम रहा है, उनको उकसाया है, जिसके चलते उसका अंजाम ये हुआ कि पुलवामा में बड़ा हमला हुआ, और संजोग की बात यह मोदी सरकार में हुआ जिसके चलते पलटवार किया गया और एक बड़ा हमले को अंजाम दिया गया जिससे कि पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस हमले के बाद से एक जो नैरेटिव हुआ है, सारे जो बाकी मुद्दे थे वो बैक बर्नर पे चले गए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो। इस समय हर भारतीय के मन में यही बात है कि अगर पाकिस्तान भारत की जमीन पर आतंकी हमला करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मोदी सरकार ने, देखिए, गिनती में अगर संदेह है तो बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई है, पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है। 1971 के बाद पहली बार इस तरह से हुआ है, तो जाहिर बात है इसका ग्राफ बढ़ गया है। अब जहां तक ऑपोजिशन है, चुनाव आ गए हैं, उनको सेंध लगानी पड़ेगी। जब तक कि वो सेंध नहीं लगाएंगे, बीजेपी की पॉपुलैरिटी में, मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी में उनका ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ सकता। लेकिन दीपक, मुझे एक बात लगती है इसमें कि आज जब एयर चीफ की ये बाकायदा बयान आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने दो बातें कही हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक तो अगर हमारे से कोई नुकसान ही नहीं हुआ होता और पेड़ ही सिर्फ गिराए होते तो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन क्या सोचकर और क्यों की होती, नंबर एक उन्होंने ये बोली। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि हम आंकड़े नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि मिशन एकम्प्लिश हुआ, हमने टारगेट मिस नहीं किया, आवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द टारगेट एंड हिट देम। मुझे लगता है इसके बाद कहीं ना कहीं विराम जरूर लगना चाहिए, विपक्ष जो सवाल और आंकड़े मांग रहा है उसके ऊपर। लेकिन विराम नहीं लगेगा। एयरफोर्स चीफ के इस बयान के बाद दो चीजें हैं जिसको लेकर अभी भी कांग्रेस के नेता चाहते हैं या अपोजिशन के नेता चाहते हैं कि इसको लेकर लोगों के मन में डाउट क्रिएट किया जाए। पहले ही दिन जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो कई कांग्रेस समर्थित लोग बाकायदा ये लिख रहे थे कि अगर ये एयर स्ट्राइक हुई है तो इसके सबूत दिए जाए, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि जो बम गिराए गए हैं उन बम गिराए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा विमानों के साथ की गई थी। तो उसी दिन सबूत मांगे जाने लगे थे, लेकिन किसी नेता ने खुलकर नहीं किया था। और दूसरी बात ये थी कि कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितने आतंकी मारे गए हैं, इसको लेकर भी अटकलें ही लगाई गई। तो दो बातें, क्या ये एयर स्ट्राइक हुई है उसके सबूत, एयर स्ट्राइक क्या टारगेट पर लगी है उसके सबूत, और तीसरा कितनी जाने गई हैं उसके सबूत। अब तीसरी चीज के सबूत तो दिए नहीं जा सकते कि कितनी जाने गई हैं, लेकिन दो चीजें जिसमें एयर स्ट्राइक हुई है और क्या टारगेट पर लगा है, इसके सबूत चाहे तो सरकार दे सकती है। दिग्विजय सिंह ने यहां पर यह कहा था कि जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारे जाने के बाद अपनी स्ट्राइक के सबूत दिखाए थे, ठीक उसी तरह के सबूत भारत सरकार को दिखाने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस को बीजेपी पर अटैक करना है, अगर कांग्रेस को उनकी सरकार को चुनाव में हाशिए पर खड़ा करना है, जो बिना हाशिए पर खड़े किया चुनाव का कैंपेन हो नहीं सकता, तो ऐसे में वो इस पर सवाल उठाते रहेंगे, वो इस पर अटकलें लगाते रहेंगे। और अमित शाह ने भी जो ये बयान दिया है वो इसलिए दिया है कि इस पर लोग सफाई मांगे, इस पर लोग बात करें, इस पर लोग अमित शाह पे हमला करें, और इससे क्या होगा, मुद्दा चर्चा में बना रहेगा, नैरेटिव
चलता रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ से जो हो रहा है वो समझ के हो रहा है। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो एयर स्ट्राइक के ऊपर सवाल खड़ा करे, लोग कितने मारे गए, आतंकी कितने मारे गए, इस पे सवाल खड़ा करे और सबूतों की मांग करे। और बीजेपी आपको क्या लग रहा है, हंच क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक की पिक्चर्स आई थी सामने, क्या सबूत सरकार देगी नंबर 1, और देगी तो कब देगी? वुड इट बी क्लोजर टू द इलेक्शंस? देखिए, अभी तो ये समझ लीजिए आंचल, ये तो दीगर बात है। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि खुद एयर चीफ BS धनोआ बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक करना था या पाकिस्तान पर हमको जो कार्रवाई करना था वो अभी खत्म नहीं हुई है। तो आप सबूत की बात मत करिए, अभी तो किसी भी दिन आप सुबह उठेंगे और आपको ऑफिस जल्दी आना पड़ सकता है इस खबर को पढ़ने के लिए और इस खबर को एक्सप्लेन करने के लिए और लोकतंत्र जिंदाबाद का इस शो करने के लिए कि हाँ, पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अब एक और बड़ी कार्रवाई की है और इस बार बालाकोट से बड़े आतंकी कैंप को निशाना बनाया है। ये खबर कभी भी आ सकती है, ये खबर किसी भी वक्त आ सकती है और लोकतंत्र का जब महापर्व चल रहा होगा, हम लोग लोकतंत्र जिंदाबाद कर रहे होंगे, तब भी ये एयर स्ट्राइक चल रही होंगी। मुझे पूरा ऐसा लगता है, मेरा हंच क्या था। और दीपक, मुझे लगता है आपको भी विश्वास रखना चाहिए कि आते रहो, मैं 24/7 तैयार हैं कि अगर इस तरह की खबर आती है, क्योंकि ये देश हित का मामला है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का मामला है, अगर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर होती है तो हम भी तैयार हैं। आते आप मोबाइल हाथ में लेके सोते हैं? बिल्कुल दीपक, मोबाइल मेरे तकिए के नीचे रहता है जब मैं सोता भी हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है, उड़ जाता हूँ कि हो सकता है कुछ हुआ है। तो अगर घंटी नहीं भी बजती है तो ऐसा एहसास होने लगता है। अलर्ट रहना पड़ता है और अलर्ट रहा जाएगा। यदि देश हित की बात आएगी तो सबसे सर्वप्रिय देश हित है, उसके बाद में कुछ और आता है। तो नैरेटिव जो चुनाव में लोकतंत्र जिंदाबाद का जो नैरेटिव होगा वो 5 साल के मोदी कामकाज के आसपास तो घूमेगा ही, लेकिन इस एयर स्ट्राइक के आसपास भी घूमेगा, सर्जिकल स्ट्राइक के आसपास भी घूमेगा। और इससे पहले हम एक और बड़ी कार्रवाई देख सकते हैं आंचल, जो बुधवार या इसी हफ्ते संभावित है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मसूद अजहर को एक वांटेड आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि चाइना भी ऐसा लग रहा है कि अपना बदल रहा है, ऑन बोर्ड आ रहा है और फ्रांस का ये प्रस्ताव अब डिस्कस होने की कगार पर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो इस पर भी बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि किस किस तरह से देश में नैरेटिव यानी डिस्कशंस को चेंज करने की कोशिश हो रही है। सूरत पश्चिम